हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं जितने भी हमने ट्यूब्यूल्स पढ़े थे इन सबके फंक्शनिंग को। ठीक है, ऑल्दो हम कह चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर पे कहाँ पर जाके क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद में पानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में रीएब्जॉर्ब होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें अभी कंप्लीट करनी है। मैं ऑलरेडी आपको नोट्स में कल ये नोट करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार एनसीईआरटी की लाइन से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं पीसीटी की, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, PCT is lined by a simple cuboidal brush border epithelium। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि इनकी जो लेयरिंग है उस पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। बायोलॉजी में कहीं पर भी बेटा आपको प्रोजेक्शन वाली चीज़ें मिल जाएं, आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये लाइन मैं आपको कल बता चुकी हूँ। Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment। ठीक है, जहां पर भी ये लिखो लिख लेना। यहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, यानी कि 70 से 80% पानी प्लस 70 टू 80% इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये हमारे कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रीएब्जॉर्ब कहाँ पर, पीसीटी में। ठीक है, पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये सब बेटा मैं आपको कल सब कुछ नोट करा चुकी हूँ। ठीक है, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा था, हेनलेज लूप। कैसा है बेटा, हेयर पिन स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक है ना। पीसीटी जो है ये इस तरीके से वोमेन्स कैप्सूल से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आके एक यू शेप का स्ट्रक्चर बना देगा। इसी यू शेप के स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। बेटा इसमें दो लिम्स होते हैं, एक तो असेंडिंग लिम्स और एक डिसेंडिंग लिम्स। बेटा असेंडिंग डिसेंडिंग हमने कहाँ पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स में। असेंडिंग क्या था, छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग क्या था, बड़े से छोटे की तरफ, है ना। तो यहाँ लूप ऑफ हेनले में हमें दो रीजंस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो बेटा ये जो असेंडिंग लिम्ब होगा यहाँ पे मिनिमम होगा, क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम। ठीक है, अब however this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। बेटा ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हेनलेज लूप का जो असेंडिंग पार्ट है वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन भले ही मिनिमम हो रहा हो, लेकिन ये पार्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऑस्मोलैरिटी को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। ये सब मैंने आपको कल समझाया है। ये पानी के लिए कैसा है, परमिएबल है। पानी के लिए कैसा है, परमिएबल है। ठीक है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इम्परमिएबल किसके लिए है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। ये क्या कहता है, फिल्ट्रेट को क्या कर देता है, कंसंट्रेट फॉर्म में ला देता है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। जबकि जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है वो क्या है, पानी के लिए इम्परमिएबल है, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। therefore as the concentrated filtrate pass upward it gets diluted due to the presence of electrolytes through the medullary fluid। ये बात समझ में आई, बिल्कुल गलती नहीं करोगे। एक जो हमारा डिसेंडिंग है वो क्या है, पानी के लिए कैसा है, इम्परमिएबल है, जबकि जो हमारा असेंडिंग है वो पानी के लिए परमिएबल है। सेम वाइस वर्सा चलता है हमारा किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, ये सब हम कल कर चुके हैं, बस एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग बाकी थी। नाउ लास्ट हमारा कौन सा आता है, इसके बाद में एक और आएगा CD, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कौन सा, कंडीशनल। बेटा अगर क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड इन विच एरिया, पीसीटी, क्या याद रखोगे, पीसीटी। अगर क्वेश्चन आता है कि रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम और मैक्सिमम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप, क्या याद रखोगे, हमेशा किसमें है,
ज्यादा है मतलब कंपैरिजन में, ठीक है। अब डीसी की जो हमारा है यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, सोडियम, और पहली बात तो यहाँ तक आते आते बचता ही नहीं है क्योंकि वो यहीं पर ही रीएब्जॉर्ब हो गया। फिर भी अगर कुछ आ गया अमाउंट में तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे आके हो जाएगा, डीसीटी में। इसके अलावा इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ion as NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। देखिए जो यूरिन हमारी पास आउट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अमोनिया तो है ही, क्या है, अमोनिया है ही। तो इस बात को यहाँ से ध्यान रखिएगा। पीसीटी में अभी क्या है, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ। पीसीटी तो बिगनिंग है, यूरिन फॉर्मेशन पूरी तरीके से हमारा कंसंट्रेट वगैरह कहाँ आके हो जाएगा, डीसीटी में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारे कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और अमोनिया, है ना। तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें देखे वहाँ पे आंसर हमें बिना देखे क्या क्लिक कर देना है, जीसीटी। कहीं पे हमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दिखे तो पीसीटी, और कहीं पे हमें इम्परमिएबल परमिएबल वाला दिखे तो हेनलेस लूप। क्लियर है। इसके बाद में बेटा दिस वाज द डायग्राम, दिस वाज द डायग्राम। मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी, मुझे उस ऑर्गन का नाम बताना बिना देखे किसी भी बुक में। हेनलेस लूप के पैरेलल में कौन रन करता है, कल एक शब्द बताया था मैंने, हाँ, वासा रेक्टा। क्या था, वासा रेक्टा। ये जो वासा रेक्टा होता है ये किसके पैरेलल रन करेगा, लूप ऑफ हेनले के। दो तरीके के हमने आपको नेफ्रॉन बताए थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, है ना। तो जो हमारे कौन से थे पहले, कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन्स थे यहाँ पर वासा रेक्टा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, प्रेजेंट नहीं था, जबकि हमारी जो जेजीए थे वहां पर ये पूरी तरीके से प्रेजेंट थे, ठीक है। तो बेटा दिस वाज द होल डायग्राम। अब देखिएगा ध्यान से, ये है हमारा पीसीटी। देखिए हमारी लेफ्ट साइड पे क्या है, पीसीटी, हमारे राइट साइड पे क्या है, डीसीटी। एंड देन फाइनली ये जो दिख रहा है दिस इज सीटी, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट, एंड दिस इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है, हेनलेज लूप। यहाँ पे मैं ऐसे करके मेंशन कर देती हूँ। ये चार बेसिक एरियाज हो गए हमारे, ठीक है। हमें ये तो पता है कि यहाँ से क्या निकलेगा, कलेक्टिंग डक्ट से पानी, क्या निकलेगा, पानी। साथ ही साथ में क्या और है हमारे पास, यूरिया। यूरिया का आना शुरू कहाँ से हो गया, डीसीटी और सीडी से, ठीक है। NaCl क्या है, बाहर निकल रहा है। सबसे पहले तो इधर आ जाओ, ये है हमारा असेंडिंग लिम्ब और ये था हमारा, ठीक है, ये वाला असेंडिंग है, ये वाला डिसेंडिंग है। सबसे पहले तो इधर आ जाओ, ये हमारा है कॉर्टेक्स रीजन। कौन सा रीजन है, कॉर्टेक्स, ठीक है। हम देख रहे हैं कि मेडुला में पूरी तरीके से लूप ऑफ हेनले इंसर्टेड है, यानी कि हम कौन से नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, जहां पर लूप ऑफ हेनले की हाइट इतनी ज्यादा थी कि वो मेडुला में पूरी तरीके से इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आप देखेंगे वाटर और पूरा जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पे आप क्या देखोगे, H प्लस K प्लस, है ना, ये सब हो गया। तो ये ध्यान रखोगे, ये डायग्राम है अपना, ठीक है। ये डायग्राम आता नहीं है वैसे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। लास्ट हमारे कौन से बच रहे हैं बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। This long duct extends from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla, ठीक है। Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस रीजन से सबसे ज्यादा पानी रिलीज होगा यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द osmolarity. It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by the selective secretion of हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है, क्लियर था। उसके बाद में हमारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है काउंटर करेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, काउंटर करेंट सिस्टम, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के अंतर्गत ही ये आएगा। हम इसको ऐसा डिफरेंट टॉपिक स्टडी करने चल रहे हैं। हेडिंग डाल लो जल्दी से। लेट्स गो, ठीक है।
हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा हेल्प्स टू कंसंट्रेट द यूरिन। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, चलो। द फ्लो ऑफ फिल्टरेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज, हेनले लूप की कितनी लिम्स है? दो। मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, एक तो असेंडिंग होगी और एक डिसेंडिंग होगी। एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आई? दोबारा सुनो। द फ्लो ऑफ फिल्टरेट इन द टू लिम्स ऑफ द हेनलेज लूप, मतलब जो फ्लो हो रहा है हेनले लूप के दोनों लिम्स में और जो फ्लो हो रहा है वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन करेंगे। क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन करेंगे। दैट इज इन अ काउंटर करंट पैटर्न। दिस इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये बात समझ में आई? दोबारा सुन लो। हेनले लूप की दोनों लिम्स में जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो फ्लो वासा रेक्टा के फ्लो से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि हमें एक टर्म मिल गया काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, हो गया। Due to the counter current and proximity between Henle's loop and वासा रेक्टा, ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एक ऑपोजिशन पार्टी वाला सिस्टम चल रहा है। किस किस के बीच में? हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स कितनी? 300। ठीक है, टू द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम बाई 1200। कितना इंक्रीज हो गई? लगभग 900। कितनी होगी? लगभग 900। दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय, इस ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा NaCl और यूरिया। दोबारा सुनो, ये जो काउंटर करंट हमारा बन गया किस किस के बीच में? हेनलेज लूप के बीच में और वासा रेक्टा के बीच में। इसकी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी थी वो कॉर्टेक्स और मेडुला में इंक्रीज हो गई। कॉर्टेक्स में थी 300 तो मेडुला में आके हो गई अराउंड 1200। ठीक है, और ये जो ग्रेडियंट था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी दो चीजें थी। कौन कौन से? NaCl और यूरिया। कौन कौन थे? NaCl और यूरिया। ठीक है, इतना लिख लिया? इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे का बताती हूँ। हुआ? चलो, अब NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop। NaCl कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ? Henle's loop के ascending वाले पार्ट से। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, दोनों ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे आके इंटरचेंज तो हो गई। एक जगह पे आके इंटरचेंज होगा। कोई भी चीज अगर ऑपोजिट रन कर रही है वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे जरूर, है ना? तो ये एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, सिंस ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं। दोबारा सुनो, एसेंडिंग लिम्ब के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया NaCl जाके क्या करेगा? जाके एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ में? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से। किससे होगा? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से। ठीक है, NaCl इज, अब NaCl वापस कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। किसके थ्रू? था कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में, और जा कहाँ से रहा है वापस? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसी की वजह से बेटा जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है वो काफी ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। 300 से कहाँ तक आ जा रही थी? 1200 तक, है ना? जल्दी से नोट कर लो। हुआ?
आगे चलूं, इतना समझ में आ गया ये वाला पेज। सिमिलरली अब NaCl की बात हम पूरी कर चुके हैं। NaCl एंटर कहां से हुआ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। किसके साथ में एक्सचेंज करा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और फाइनली इंटरस्टिशियम में किसके थ्रू पहुंचा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं? NaCl। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉरी यूरिया की, ठीक है, NaCl की तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं, यूरिया की बात कर रहे हैं हम। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। उसी असेंडिंग लिम्ब में क्या था? यूरिया प्रेजेंट था, जो कि वापस इंटरस्टिशियम में भेज दिया गया बाय दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, जल्दी से करो नोट। दोबारा सुन लो, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया था वो असेंडिंग लिम्ब के थ्रू, वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब के थ्रू वापस भेज दिया जाएगा इंटरस्टिशियम में। किसके थ्रू? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू। अब 10 इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन हो गया अपना? NaCl and urea are retained in the interstitium and maintain a concentration gradient, जिसको हमने बोला interstitial gradient in medullary interstitium. It enables easy passage of water from collecting tubule to concentrate the filtrate. इसके थ्रू क्या हुआ? जब हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो था वो हमारा मेंटेन हो चुका है, जिसकी वजह से जो हमारे यूरिन था वो कंसंट्रेट हो गया है। ठीक है, सॉरी। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म अभी तक क्या कर पाया है? यूरिन को कंसंट्रेट कर पाया है। ठीक है, आगे चले। कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट और ब्रैकेट में लिख लेना यूरिन। ठीक है, अब पहले उसको बिना देखे आप मेरी तरफ से सुन लेना। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया थे, इनकी वजह से बेटा क्या हुआ? जो हमारा यूरिन था वो कंसंट्रेट का जो उसका अमाउंट था वो कितना बढ़ गया? लगभग 4 गुना। कितना बढ़ गया? लगभग 4 गुना, है ना। दस डेंसिटी एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रोड्यूसेस यूरिन 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड। कितने टाइम्स? 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म दैट इज 300। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, तो बेसिकली दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, कितने टाइम लगभग बढ़ जाता है? 4 टाइम्स। इसमें याद करने वाली बात इतनी ही है। क्वेश्चन अगर मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, कितने टाइम्स हो जाती है, कितने से कितनी हो जाती है, और मेन फंक्शन इसका क्या है। ठीक है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? ओके, mammals have the ability to produce a concentrated urine. द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। बेटा अगर हाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसमें 2 इंपॉर्टेंट कौन से ऑर्गेनेल्स काम करते हैं, तो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा plays a significant role in this. The flow of filtrate in the 2 limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus forms a counter current. The flow of blood through the 2 limbs of vasa recta also in a counter current pattern. The proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them can help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 to 1200, है ना।
in the inner medulla. This gradient is mainly caused by कौन-कौन, इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया. बेटा यूरिया से ही इतना दिमाग लगा लेना, यूरिया शब्द को देख के ही इतना दिमाग लगा लेना कि यूरिया जो है उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, तो पानी की वजह से क्या होगा, यानी कि यहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेटेड होना कंफर्म है. ठीक है, NaCl की बात करने चल रहे हैं. इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप. अब उसको मत देखो, इधर देखो, हेनलेस लूप के असेंडिंग पार्ट से हो रहा है. एक्सचेंज किसके साथ होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. वापस किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, देखो NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. Good. Similarly, small amount of urea enters the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is known as काउंटर करेंट मैकेनिज्म. दिस मैकेनिज्म, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दिस मैकेनिज्म हेल्प्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है. ओके, दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. यहाँ पे हमारा जो काउंटर करेंट मैकेनिज्म है दैट इज कंप्लीटेड. ओके, अब हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ, नहीं उससे पहले मिक्टूरेशन. क्या करेंगे, मिक्टूरेशन. मिक्टूरेशन क्या होता है बेटा, रिलीज ऑफ द यूरिन. क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन. आप लोगों ने कभी फील किया होगा, बहुत देर से आपने यूरिनेशन ना किया हो तो एक प्रेशर पड़ता है, कहाँ पर, ब्लैडर पर, है ना, और बस ये लगता है कि कैसे भी करके ये यूरिन जो है ये एक्सपेल हो जाए. तो बेटा ये जो मिक्टूरेशन का प्रोसेस है ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स है, और ये ब्लैडर के ऊपर है. जब ब्लैडर पूरी तरीके से भर जाता है फिर उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रह पाता है. ठीक है, चलिए देखिए, मिक्टूरेशन इज बेसिकली द रिलीज ऑफ यूरिन, है ना. सबसे पहले स्टेप्स देख लो, उसके बाद नोट करना, मैं टाइम दे दूंगी. सबसे पहली स्टेप होगी किडनी से फिल्टर होके यूरेटस से कहाँ तक आना, ब्लैडर तक आना, यानी कि ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. अच्छा, आपने एक और चीज़ फील की होगी, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्मसार होने की बात नहीं है. ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा यूरिन का अर्ज बहुत कम लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि हाँ मैं अगर यूरिनेशन करने जाऊँगा या जाऊँगी तो बेसिकली यूरिन पास होगी. ठीक है, लेकिन वो प्रेशर नहीं फील होता है. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आपकी समझ में आया. दोबारा सुन लो एक बार. जैसे कि आप घर से कहीं बाहर निकलते हो और आपको पता है कि 2-3 घंटे के लिए आप यूरिनेशन का प्रोसेस नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में क्या कहते हो, आप घर से रेडी होकर प्रिपेयर होकर निकलते हो. ठीक है, तो उस प्रिपरेशन के दौरान आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा है, आपको अर्ज नहीं फील हो रही है कि मुझे यूरिनेशन करना ही है, लेकिन वो एज अ सेफ्टी पर्पज आप क्या कहते हो, जाके यूरिनेशन कर लेते हो. तो ऐसे में क्या है कि जो ग्रेजुअल फिलिंग शुरू हुई थी ब्लैडर की, जब ब्लैडर पूरी तरीके से फिल हो जाता है तब आपको अर्ज महसूस होती है कि आप जाके यूरिनेशन करो. लेकिन अगर आप क्या करते हो, पहले से ही अपने को प्रिपेयर कर लेते हो उस चीज़ के लिए, तो जो हमारा ब्लैडर है पूरी तरीके से जो ग्रेजुअल फिलिंग शुरू हो रही थी वो क्या हो गया, खाली हो गया. ये बात समझ में आई. तो हम काफ़ी देर तक खुद को उस प्रोसेस से रोक सकते हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ क्लियर हो गई, ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया नोट. अब दूसरा सुनना. यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ द मसल्स व्हिच कैन स्ट्रेच. आपने स्ट्रेचेबल जीन्स देखी है ना, उसमें कितने भी लंबे पैर, कितने भी मोटे थाईज पैर डाल दो वो आराम से उसमें इजीली एंटर हो जाते हैं. सिमिलरली जो हमारा ब्लैडर है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेचेबल मसल्स. तो अब क्या हुआ कि जैसे ही फिलिंग शुरू हुई, वो हमेशा ऐसे फ्लेटेड फॉर्म में नहीं रहता है ना, जैसे बलून होता है फूला हुआ है, इस फॉर्म में नहीं रहता है, वो हमेशा सिकुड़े हुए फॉर्म में रहता है. जैसे ही यूरिन जाना शुरू करती है वो अपने आप को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा. तो दूसरा हमारा प्रोसेस कौन सी स्टेप हो गई, स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. और ये स्ट्रेचिंग क्यों होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को ये अपने अंदर स्टोर करके
रख सके, ठीक है। तो दूसरी स्टेप हमारी कौन सी हो गई बेटा, स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब जैसे ही स्ट्रेचिंग शुरू हुई, मैंने क्या बताया, हर चीज का कंप्यूटर कौन है, ब्रेन। जैसे ही स्ट्रेचिंग शुरू हुई तो यहाँ पे जो स्ट्रेस के रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने इम्पल्स यानी कि सिग्नल भेज दिया किसको, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको भेज दिया, सीएनएस को। दोबारा सुनो, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है कहाँ पर, ब्लैडर के वॉल पे, है ना। उन्होंने क्या किया, सिग्नल यानी कि रिसेप्टर भेज दिया किसको, सीएनएस को, ठीक है। नाउ फोर्थ, सीएनएस पासिस ऑन मोटर मैसेज, यानी कि सीएनएस जो हमारा था उसने मैसेज को रिसीव किया और उसने इन रिप्लाई क्या किया, मोटर मैसेज को सेंड कर दिया, ठीक है। हो गया। अब क्या हुआ, जो हमारी स्मूथ मसल्स थी कहाँ की, ब्लैडर की, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया। दोबारा सुन लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, ग्रेजुअल फिलिंग ब्लैडर की शुरू हुई। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ब्लैडर ने अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू किया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो हमारा क्या था, ब्लैडर के वॉल्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट, उन्होंने सिग्नल भेजा किसको, सीएनएस को। और अब सीएनएस ने क्या किया, मोटर सिग्नल भेज दिया, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स जो थी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना, अभी तक रिलैक्स थी, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यूरिनरी ब्लैडर से ही अटैच्ड बेटा क्या है, यूरेथ्रा। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, रिलैक्सेशन किसमें शुरू हो गया, यूरेथ्रा में रिलैक्सेशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से यूरिन पास ऑन हो जाती है। समझ में आ गया पूरी स्टेप्स। और ये है हमारा डायग्राम, ये देखिए ब्लैडर है, ब्लैडर के वॉल पे क्या प्रेजेंट था, रिसेप्टर, जिसने ब्रेन स्ट्रीम को सिग्नल भेजा। बदले में ब्रेन स्ट्रीम ने क्या किया, सिग्नल भेज दिया किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके कॉन्ट्रैक्टेशन से रिलैक्स कौन हुआ, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट हो पाया। क्या यूरिनरी ब्लैडर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो किसी भी तरीके से यूरिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो गया, okay. The neural mechanism causing micturition is known as micturition रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर बेसिकली देखा जाए तो जैसे अभी जो यूथ वाली कंडीशन है, इसमें तो यूरिन को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्ज टू यूरिनेशन फील हो रही है, फिर भी आप मतलब दिमाग में बना लेते हो, आप अपने आप को उस लेवल पे लाके खड़ा कर लेते हो कि आप उसको रोक सकते हो, है ना। आप अपने आप को यूरिनेशन करने से रोक सकते हो। लेकिन एक एज के बाद में, ओल्ड एज में बेटा ये पॉसिबल नहीं रहता है। ये एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, की उसको आप रोक ही नहीं पाओगे, आपका जो कंट्रोलिंग पावर है वो ही खत्म हो जाता है। हेंस तो देख लो ये क्या लिखा हुआ है, द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्टुरेशन इज नोन एज मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स, है ना। और जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये समस्या देखी गई है कि बहुत जल्दी सिग्नल भेजने के बाद में आप बहुत ज़्यादा देर तक मिक्टुरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और वैसे करना भी नहीं चाहिए, है ना, करना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से लोगों का ब्लैडर जो है वो खराब होने लगता है, ठीक है। Okay, an adult human excrete 1 to 1.5 liters of urine per day. 1 से 1.5 ग्राम्स में अगर मेजर करोगे तो 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिन इज a light yellow colored water fluid, slightly acidic and has a characteristic odor. ये ऑर्डर किस वजह से होती है, कोई बताएगा? यूरिया की
वजह से। और आपने देखा होगा कभी कभी इसका कलर डार्क येलो हो जाता है ड्यू टू द लेस पानी। जब हम पानी कम ले रहे हैं यानी कि वो डाइल्यूट कंडीशन में बाहर आ रही है, दैट मीन्स कोई। और कभी कभी इचिंग शुरू हो जाती है ना, दैट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। और बेटा ये जो है ये बहुत बार इसके कम और ज़्यादा होने से बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये जो यूरिक एसिड है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जैसे एक अगर लाइव एग्जांपल बताऊं तो मेरी नानी का यूरिन चेकअप हुआ था और उनकी यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। उनके पैरों में ऑलरेडी पेन होता है, लेकिन यूरिक एसिड के इंक्रीज होने से उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, है ना। तो ये जो यूरिक एसिड है ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और इसी की वजह से हमारी जो यूरिन है वो स्लाइटली कैसी है, एसिडिक होती है, ठीक है। हो गया नोट, आगे चलो। वेरियस कंडीशंस अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। मैंने अभी आपको बताया था। अब देखते हैं हम यूरिन एनालिसिस हेल्प्स इन द क्लिनिकल diagnosis of many metabolic disorders and malfunctioning of the kidney. Glycosuria, presence of glucose and ketonuria, ketone body का present in urine indicates diabetes mellitus, ठीक है। ये बात समझ में आई। अभी मैंने आपको बताया था कि यूरिनेशन का एक इफेक्ट जो है वो किस में, डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखा जाता है। अच्छा, यूरिन के थ्रू भी आप मतलब मेजर कर सकते हो कि पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है। कैसे? अगर उनकी बॉडी में ग्लाइकोसूरिया या फिर कीटोन्यूरिया मिलता है, अगर उनकी यूरिन में आपको कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया मिलता है, दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है? और उसको टेस्ट करने का देखिए ये डायग्नोस्टिक फीचर है। अगर ब्लू कलर की यूरिन है, मतलब अगर केमिकल डालने के बाद में ब्लू कलर का हो रहा है, दैट मीन्स कोई भी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स पर्सन इज नॉन डायबिटिक, है ना। ग्रीन, अगर ग्रीन कलर आता है दैट मीन्स ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज यानी कि बॉर्डर लाइन वाला डायबिटीज शुरू हो गया है। उसके बाद में आता है ऑरेंज, दैट इज मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, है ना। अगर बेटा मॉडरेट आता है दैट मीन्स आपको डायबिटीज प्रॉपर है, और अगर ब्रिक रेड आता है दैट मीन्स यू आर हैविंग excess amount of glucose, which means you are very much prone to diabetes, ठीक है। और ये है बेनेडिक्ट टेक्स्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में क्या करवाया था? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बेनेडिक्ट्स, ठीक है। तो यूरिन का वही जब टेस्ट किया जाता है तो उससे हमें पता लग जाता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस और नॉट। कर लो नोट। हुआ? Okay. Micturition from the NCERT. Urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder, where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. This signal initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine. In response, the stretched receptors on the walls of the bladder send signals to the CNS. The CNS pass on motor messages to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter, causing the release of urine. This process of release of urine is known as micturition, and the neural mechanism causing it is known as micturition reflex. दोनों चीजें क्लियर है? An adult human excretes on an average 1 to 1.5 liters of urine per day. The urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic and has a characteristic odor. On an average,
यूरिया कितना था बेटा, 25 से 30 ग्राम is excreted out per day. Various conditions can affect the characteristics of urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as the malfunctioning of the kidneys. For example, presence of glucose and ketone in urine are the indicative of diabetes mellitus. Clear है? Clear है? Okay. Our next topic is role of lungs, liver and स्किन इन एक्सक्रीशन. क्या एक्सक्रीशन सिर्फ किडनी के थ्रू होता है? नहीं, 90% होता है, ये हम मान सकते हैं, ठीक है. लेकिन बाकी जो बचा हुआ हमारे और भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी एक्सक्रीशन में हिस्सा ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लंग्स. सबसे पहले हम किसकी बात करने चल रहे हैं? लंग्स की. किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लंग्स, ठीक है. रिमूव CO2 एंड वाटर. क्या रिमूव करते हैं? CO2 और वाटर को. अच्छा, वाटर यहाँ कहाँ से आ गया? कभी सर्दियों में बेटा ब्रीद आउट करके देखना, एक्सहेल करके देखना, आप देखोगे कांच पे आपका जो मॉइस्चर है वो भी जम जाता है. दैट मीन्स अंदर से मॉइस्चर भी निकल रहा है. मॉइस्चर मीन्स H2O, ठीक है. लंग्स का पता लग गया बेटा क्या हुआ. अब हम आते हैं किस पे? दूसरा ऑर्गेनल जो हमारा है दैट इज लीवर. लीवर क्या सीक्रेट करता है? हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, बाइल, है ना. अब इस बाइल में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन, जिसकी वजह से जो ह्यूमन फीसिस पास आउट होती है दैट इज ऑफ येलो कलर. उसी की वजह से उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो गंदी सी स्मेल आती है वो भी इसी केमिकल की वजह से होती है, ठीक है. तो लीवर क्या क्या सीक्रेट करेगा बेटा? बाइल, ठीक है. उस बाइल में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स और ड्रग्स, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम पासिस आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्टेज, यानी कि ह्यूमन पीकस. क्लियर है? कोई समस्या बेटा? दोबारा सुन लो. ह्यूमन में किडनीज के अलावा और भी ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो वेस्ट को पास आउट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स, देखो अगर दिमाग भी लगा लोगे तो लंग्स के पास रिमूव करने के लिए क्या है? CO2 है, और क्या है साथ ही साथ में? थोड़ा सा मॉइस्चर है, यानी कि CO2 और वाटर. उसके बाद में अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर के पास बेटा सीक्रेट करने के लिए क्या है? बाइल. हमें सबको पता है लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूसेस. अब उस बाइल में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, कुछ डिग्रेडेड हमारे क्या स्टेरॉइड हार्मोन, और साथ ही साथ में हमारी विटामिन्स और ड्रग्स, है ना. और ये जो है ये फीसिस के साथ में, यानी कि जो मॉर्निंग में हम जाया करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हम इनको सबको रिलीज करते हैं. और यही वो केमिकल्स है जिनकी वजह से उसमें कैरेक्टरिस्टिक गंदी सी स्मेल आती है और उसका कलर जो है वो वेरी करता है, ठीक है. उसके बाद में बेटा कौन है अपने पास? स्किन. क्या है? स्किन. स्किन के पास क्या है बेटा? स्किन क्या कर सकती है ये बताओ जरा मुझे. पसीना. क्या कर सकती है? पसीना. स्किन में प्रेजेंट होते हैं सेबेशियस ग्लैंड एंड दीज ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग. किसके लिए है रिस्पॉन्सिबल? स्वेटिंग के लिए, है ना. स्वेट. अब स्वेट हमेशा, कभी आपका पसीना मुझे तो नहीं पता है लेकिन हाँ मेरे मुंह में तो गया है. कभी आपने अपने स्वेट को टेस्ट करके देखा है? या कभी ऐसा हुआ हो कि आपके फेस से पसीना बह रहा हो और वो गलती से आपके मतलब आपके टेस्ट बड में चला जाता हो और आप उसको टेस्ट कर पाए हो? होता है ऐसा, ठीक है. बेसिकली जनरली ऐसा होता है. तो हम देखेंगे वो हल्का सा स्लाइटली आपको कैसा लगेगा? नमकीन टाइप का. कैसा लगेगा? सॉल्टी, है ना. तो स्वेट में क्या क्या है? पानी है, NaCl है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया है, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा है, ठीक है. तो स्किन का पहला फंक्शन क्या हो गया? कि सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है इसलिए
क्या क्या रिमूव करेगी, पानी, NaCl, ये सब, ठीक है ना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज टू गिव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस। और बेटा इस स्वेटिंग का भी प्राइमरी फंक्शन क्या है, गर्मियों में स्वेटिंग करते रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपकी ने अपनी केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो एवोपरेशन है वो हमेशा कूलिंग इफेक्ट लीव करता है, ठीक है। तो जब जब हमारी बॉडी से स्वेट एवोपरेट होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कूल डाउन करेगी। क्लियर है। Sebaceous gland eliminates sterols, hydrocarbons and waxes through sebum। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, सीबम। आपने देखा होगा कान से भी, आपने कभी देखा है, आपने निकाले भी होंगे ईयरबड से, कान से अगर हम निकालते हैं कुछ वैक्सी लाइक स्ट्रक्चर निकलता है ना। सीबम प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। और ये जो सीबम है ये स्किन के अगेंस्ट क्या कहती है, एक कवरिंग प्रोड्यूस करके रखती है उसको बचाने के लिए। इजी है टॉपिक, आई थिंक एलिमिनेशन सबसे इजी है इन तीनों में। नहीं, पूरा एलिमिनेशन इजी आई गेस, एक्सक्रीशन इज इजी। लास्ट हमारे पास कौन है, सलाइवा। कौन है, सलाइवा। सलाइवा भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी थ्रू एलिमिनेट कर देती है। आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो जो आपका सलाइवा है वो बॉडी की काफ़ी ज़्यादा गंदगी को पास आउट करता है, लेकिन 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 ये भी बोला जाता है कि मॉर्निंग का जो सलाइवा होता है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होता है, ठीक है। हो गया, आगे इसको NCERT से करें। कर लो नोट आराम से। चलो, other than the kidneys, lungs, liver and skin also helps in the elimination of excretory waste, है ना। Our lungs remove large amount of CO2 and also significant quantities of water every day. Liver, the largest gland in our body, secretes bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, secreted steroid hormone, vitamins and drugs. Most of these substances ultimately pass out along with the digestive waste. The sweat and the sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretions. Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing NaCl, small amounts of urea, lactic acid, etc. Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some of the wastes mentioned above. Sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons, and waxes through sebum. किसके through? Sebum के through. This secretion provides a protective oily covering for the skin. Do you know that a small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva? तो clear है? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो क्लास आज के बाद, आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक रखते हैं। और अब हमारे दो टॉपिक्स बचे हैं, कौन कौन से, रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स, है ना। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है।
और साथ ही साथ में कल हम करेंगे इसके 50 पीवाई, ऑलमोस्ट सारे ईयर के पीवाईक्यूज जो हैं जो इस चैप्टर से आए हैं मैं सारे लेके आऊंगी, ठीक है, वो हम कल करेंगे। और इस चैप्टर को रिवाइज करके रखिएगा। आज छोटी क्लास ले रही हूँ क्योंकि 2 ही टॉपिक बचे हैं, वो कल हम समअप करने के बाद में हम क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, छोटा सा रिवीजन के बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल ठीक 10 बजे, तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं कल की क्लास में।